जय हिंद। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था आज हम उससे आगे बताएंगे आपको। जैसा कि बता दिया जाए पहले कि इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हमने आपको उस दिन बता रखा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो हमें इसमें पढ़ना है वो कुछ प्रकार उनके इस प्रकार थे। जैसे पहले संयोजन अभिक्रिया, जिसके बारे में कम्प्लीटली आपको बता दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आज हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में कि वियोजन की अभिक्रिया किसे कहते हैं, और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जिन स्टूडेंट्स को, जिन छात्रों को इससे पहले आप जानना हो वो इससे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। उसमें इस लेसन से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं कि वियोजन की अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया, इसके नाम से ही पता चल जाता है डिवीजन रिएक्शन। वियोजन, वियोजन, इससे पहले संयोजन था, जुड़ जाता था। अब यहाँ पर वियोजित हो जाना होगा, अर्थात बट जाना होगा या टूट जाना होगा। तो आइए परिभाषा इसकी देखते हैं क्या होता है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एकल उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। उत्पाद, कोई एकल अभिकारक, उत्पाद नहीं, कोई एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे कितना सिंपल सी बात है कि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो संयोजन था। उसमें A प्लस B गिव्स आउट C प्राप्त होता था। और इसमें जो है अगर इसी को फिर से हम इन्हीं से A और B के रूप में देखना चाहें तो यह आगे A प्लस B के रूप में अगर प्राप्त हो जाता है तो इस C का अपने अवयवों में बट जाना, वियोजित हो जाना ही उस अभिक्रिया का एक भाग होगा, जो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया गया है कि कोई एक अभिक्रिया है, कोई एक अभिकारक है। यह अभिकारक अभिक्रिया होने पर B और C उत्पादों में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यह वियोजन अभिक्रिया जो होती है कुछ अलग भागों में होती है, कई प्रकार से हो सकती है ये। जैसे इसका पहला एक पार्ट है ऊष्मीय वियोजन। यह वियोजन होने के लिए यह टूटता तब है, प्रायः ये अभिक्रियाएं दो या दो से अधिक अभिकारकों में तभी टूट पाती हैं प्रायः जब इन्हें ऊष्मा दिया जाता है। और ऊष्मा देने के लिए यहाँ पर अलग अलग विधियाँ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर पहली विधि आपको दिखाई हुई बताई जा रही है, यहाँ पर दिख रहा है कि ऊष्मीय वियोजन हो सकता है, ऊष्मा की वजह से वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा आपको विद्युत वियोजन हो सकता है, विद्युत वियोजन। और थर्ड जो होगा आपका, तीसरा जो होगा आपका प्रकाश वियोजन हो सकता है, वियोजन। क्योंकि हम तीनों के द्वारा ऊष्मा दे सकते हैं। एक तो पहले डायरेक्टली हम दे सकते हैं ऊष्मा ईंधन के द्वारा। तो आइए देखते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें बाहर से उसको ऊष्मा हम देते हैं, हीट करते हैं या गर्म करते हैं, और गर्म करने पर वह वियोजित हो जाता है, तो इस प्रकार के वियोजन को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। तो आइए देखते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे यहां पर है फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट जिसको कहते हैं FeSO4 यह सॉलिड होता है, हम इसको गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो यह जो है फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। और जो ये फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है तो साथ में इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो हमने क्या देखा कि फेरस सल्फेट केवल एक ही कंपाउंड था, कंपाउंड A, जिसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, यह टूट रहा है B प्लस C प्लस D, 3 प्रकार के उत्पादों में परिवर्तित हो जा रहा है। जिसमें पहला उत्पाद यहाँ बताया गया है कि फेरिक ऑक्साइड है और दूसरा आपको बताया जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड है और तीसरा जो इसका उत्पाद है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो अभिक्रिया मतलब परिभाषा तो आपको यही बताई गई थी कि जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो फेरस सल्फेट होता है देखने में इसका रंग हरा होता है और जबकि फेरिक ऑक्साइड का रंग भूरा होता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया चूना पत्थर है, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। नाम भी याद रखना काफी बेहतर होगा आपके लिए। कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट में लिया गया है, इसको हम चूना पत्थर कहते हैं या खड़िया कहते हैं या चाक भी कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। जब हम इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड नाम है इसका, CaO मीन्स दैट कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसीय फॉर्म में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी कोई एकल उत्पाद A था, एक अभिकारक था, यह अभिकारक B और C 2 प्रकार के उत्पादों में परिवर्तित हो जा रहा है। तो हमने देखा कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का जो ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है, ऊष्मा दे करके अगर किसी हम अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित कर देते हैं तो वह अभिक्रिया हमारी ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाया गया। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड इसका जो होता है वैद्युत वियोजन। जो विद्युत के द्वारा इलेक्ट्रिक के द्वारा वियोजित किया जाए। हम इसमें करते क्या है, विद्युत वियोजन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। यदि हम कोई एक अभिकारक लेकर के उस अभिकारक में किसी प्रकार से इलेक्ट्रोड और कैथोड स्थापित करके, मतलब प्लस और माइनस दोनों लगा करके अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह करने पर वह पदार्थ अगर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो यह जो टूटना हुआ उत्पाद अभिकारक का उत्पाद में यह किस प्रकार का हुआ, विद्युत के वजह से हुआ है। तो इस प्रकार का वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जल का हम वियोजन कर देते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करके। ये H2O लिक्विड फॉर्म में जल है, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। और ये क्रियाकलाप इसका होता कैसे है, पूरी एक्टिविटी हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको एक मग लेना पड़ेगा, टब मग ले सकते हैं। अब इसमें नीचे से ऐसी व्यवस्था लगी होगी कि इस व्यवस्था के द्वारा आपको इसमें 2 परख नली लगाना पड़ेगा। यह एक परख नली टेस्ट ट्यूब लगी हुई है और यह सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, परख नली है। इस परख नली के नीचे अंदर की ओर एक जो है इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट लगा होगा और इसमें भी ग्रेफाइट की राड होगी। ये ग्रेफाइट की छड़ें हैं इसमें, जिसे आप देख सकते हैं। ये ग्रेफाइट की छड़ें प्रयोग में लाई गई हैं। ग्रेफाइट की छड़ होती क्या है, जो आपको पेंसिल के नोक में दिखाई देती है, ये वही ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की राड होती है। अब इन राडों से
एक छिद्रयुक्त यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा होता है, एक रबर का स्टॉपर लगा देते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये रबर स्टॉपर है। इस रबर स्टॉपर का कार्य ये होता है, ये पानी को बाहर गिरने नहीं देगा, इसको फिक्स कर देता है यहाँ से। और इसमें एक वायरिंग की गई होती है, एक तार निकला होता है, वह तार जो है दोनों में से एक एक निकला होता है। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एक प्लेट हमारा एनोड की तरह से कार्य करता है और दूसरा कैथोड की तरह से, और दोनों को कॉमन रूप से हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, याद रखेंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड होते कितने हैं? 2 होते हैं। एक को हम कह सकते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड। एनोड जो आपका होता है पॉजिटिव हुआ करता है, धनायन कहते हैं, इसको ऋणायन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एनोड हो गया और कैथोड हो गया। तो इन दोनों वायरों को हम एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। इसमें देखें आप, बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और यहाँ पर एक कुंजी हम लगा देते हैं, कुंजी की स्विच जिसको बोलते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ये ऑन ऑफ करेंगे इसके द्वारा। अब इस मग में पानी भरा होता है और इस परख नली के अंदर भी पानी भर देते हैं, पानी भरा हुआ होता है। जब हम इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू करते हैं, जैसे देखिए ये स्विच लगा होगा, इधर एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, जो 2 प्लेटें हैं, ये रबर स्टॉपर लगा होगा, इसमें पानी भरा होगा, इस परख नली के अंदर भी पानी होगा, दोनों परख नलियों में। अब इसके बाद ये ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई होती है। तो अब हम अभिक्रिया को प्रारंभ कराएंगे। अब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी बैटरी के द्वारा। जैसे ही बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तुरंत इसमें एक अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो वाटर होता है, जो जल होता है, यह वियोजित होने लगता है। वियोजित होकर के जो एनोड वाला होता है, एनोड वाले सिरे पर परख नली में जाकर के ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, यहाँ पर O2 गैस आपको मिलने लगती है और इधर हाइड्रोजन गैस H2 गैस मिलने लगती है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। किसके द्वारा? इसमें लिए गए वाटर, जल के द्वारा। यही है H2O। अब देखिए H2O में विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये वही है, मतलब किसी जल का वियोजन हो गया। तो इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित करके हम जल को विद्युत धारा प्रवाह द्वारा वियोजित कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो ये था हमारा वैद्युत वियोजन, अर्थात विद्युत के द्वारा वियोजन। अब आप समझ चुके होंगे कि विद्युत वियोजन क्या होता है और कैसे ये वियोजित होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, कि प्रकाश के द्वारा वियोजन कैसे करते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ऐसा वियोजन जो सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट में वियोजन होता है, तो हम उसको जो है प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ, पूरी बात समझेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई अभिकारक ए है, सनलाइट में यदि यह वियोजित हो जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिया गया है, AgCl। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखा जाता है तो सिल्वर और क्लोराइड, इसमें जो है सिल्वर सॉलिड अलग हो जाता है और क्लोराइड जो गैस होती है, गैसी फॉर्म में इसमें से बाहर निकल जाया करती है। तो इस प्रकार से यह एक सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है, अर्थात प्रकाश की वियोजन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पर दूसरा आपको बताया जा रहा है सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड। यह भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में परिवर्तित हो जाया करती है। कह रहे हैं इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस प्रकार के वियोजन का उपयोग या इस अभिक्रिया का उपयोग हम कर लेते हैं। अब इसके बाद है
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने बताया था कि जब मीथेन गैस को जलाया जाता है तो प्राप्त होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्राप्त हो जाता है हमें जल H2O। ये वाष्प रूप में प्राप्त हो जाता है हमें। ये मीथेन गैस होता है, ये भी गैस होता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और यहाँ भी गैसी फॉर्म में ये प्राप्त होता है। बट इसमें हमने एक चीज और भी बताई थी कि इसके साथ साथ इसमें थोड़ा ऊष्मा भी प्राप्त होती है, प्लस हीट प्राप्त होती है, ऊष्मा। इसलिए इसका नाम रखा गया तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिक्रिया होने के पश्चात जो उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी उत्सर्जित हुआ करती थी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इन अभिक्रियाओं में जो हमने पढ़ा है अभी ऊष्मीय वियोजन पढ़ा, वैद्युत वियोजन के बारे में जाना, और फिर प्रकाश वियोजन के बारे में जाना। तो इन अभिक्रियाओं में हमने क्या देखा? हमने इन अभिक्रियाओं में देखा कि हमें पहले से ही ऊष्मा देनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर जो पहले अभिक्रिया हमने देखा था इससे पहले, इसमें ऊष्मा पहले से न देने पर पहले ऊष्मा हमें प्राप्त हुआ करती थी। जैसे हमारे श्वसन की प्रक्रिया भी इसी में आती है। फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हमने इन अभिक्रियाओं के बारे में देखा, जो ऊष्मीय वियोजन में हमने क्या देखा कि ऊष्मा देनी पड़ती थी। फिर यहाँ पर विद्युत वियोजन में क्या देखा कि विद्युत धारा देनी पड़ती थी। फिर हमने प्रकाश वियोजन में क्या देखा कि हमें प्रकाश देना पड़ता था। तो ऐसी अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, इन अभिकारकों को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने के लिए हमें या तो ऊष्मा देना पड़े, या तो प्रकाश देना पड़े, या तो फिर विद्युत ऊर्जा देना पड़े, इनकी अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी अभिक्रियाएं एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगी, जो कि अलग अलग स्टेप में आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद वाले पार्ट में हम जानेंगे, थर्ड वाला पार्ट जो इसका था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो आपको नेक्स्ट पार्ट बताया गया है वह आपका नेक्स्ट पार्ट विस्थापन अभिक्रिया है। जो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा वो। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।